हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असेसी। असेसी को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। असेसी कौन होता है? असेसी इज ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैंने 3 वर्ड को बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है। वो है पर्सन, टैक्स और एनी अदर सम। हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स ने इनकम को अर्न करने वालों का एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है कि कितने कैटेगरी में हमारे इनकम अर्नर्स हो सकते हैं, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। मैंने जैसे यहाँ पे दिया है इंडिविजुअल, जैसे हम और आप हो गए, HUF जो इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, फर्म हो गया पार्टनरशिप फर्म LLP है ये, कंपनीज जो 1956 और या 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ हो, AOP BOI ज्यूडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, ये आते हैं पर्सन के कैटेगरी में। पर्सन का सेंस यहाँ पे है कि कितने कैटेगरी के लोग हैं जो इनकम को अर्न करते हैं। दूसरा जो हाईलाइटेड वर्ड है वो एनी टैक्स, जो रेड इन कलर है। एनी टैक्स को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 31 जुलाई बीता है। 31 जुलाई को जितने भी इंडिविजुअल्स थे या जिनकी बुक्स को टैक्स ऑडिट में नहीं जाना था, उन्होंने अपना ITR फाइल किया। तो जब ITR फाइल किए होंगे उन्होंने, तो उनका कोई टैक्स लायबिलिटी रहा होगा, कुछ लोगों का टैक्स लायबिलिटी नहीं रहा होगा, रिफंड भी आया होगा। तो जो टैक्स लायबिलिटी हुआ उसी को यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है कि जैसे कॉरपोरेट है तो 25%, इंडिविजुअल है तो अगर ओल्ड में है तो 5, 20, 30 है, और न्यू स्लैब में है तो 5, 10 से लेकर के 25 तक। जहाँ तक एनी अदर सम की बात हो रही है, जब आप रिटर्न को 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे और इनकम आपकी 2,50,000 रुपये से ज़्यादा होगी, तो आपको लेट फाइलिंग की फीस 234F में देना पड़ेगा 1000। या फिर कहिए कि अभी आधार को जो पैन से लिंक कराने का प्रोसीजर चल रहा है, तो इनिशियल स्टेज में तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब उसमें भी 1000 की एक पेनल्टी लगाई जा रही है। तो ये हो गया एनी अदर सम। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पेनाल्टी है फॉर अनडिस्क्लोज इनकम, ये भी पेनाल्टी है जिसमें कि 100% से 300% तक की पेनाल्टी आती है। सेक्शन है 271(1)(c। या फिर मैंने बात किया 234 जो कि आता है लेट फाइलिंग ऑफ लेट पेमेंट ऑफ TDS है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, या लेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी है। तो एक प्रकार के जो भी टैक्स लायबिलिटी जिसके ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है, उस टैक्स लायबिलिटी को पे करने वाला व्यक्ति असेसी है, या कोई रीजन हो जाए, पेनाल्टी लग जाए, कोई लेट फाइनिंग लग जाए, और वो अगर कोई सम पे करता है तो वो भी असेसी के कैटेगरी में आता है। सो पर्सन, एनी टैक्स और एनी अदर सम का जो हाईलाइटेड वर्ड है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब टाइप्स ऑफ असेसी में देखें तो 231 में जो है वो पर्सन को डिफाइन किया गया है कि कितने प्रकार के लोग इनकम अर्नर्स हो सकते हैं। असेसी में देखा है तो एक नॉर्मल असेसी होता है जिसको आप रेगुलर असेसी भी कह सकते हैं। एक डीम्ड असेसी है जो कि असेसी होता नहीं है, लेकिन उसको हम लोग किसी एक्टिविटी के कारण या किसी लीगल बाउंड के कारण उसे असेसी माना जाता है। असेसी डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि आपने कोई गलती किया होगा, कोई कंप्लायंस जो इनकम टैक्स ने दिया है उसको आपने फॉलो नहीं किया होगा, तो अब असेसी बन जाते हैं। आइए वन बाय वन इससे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं नॉर्मल असेसी। पहला पॉइंट है नॉर्मल असेसी क्या होता है, जो इनकम टैक्स नॉर्मल कंडीशन में पे करता है। जैसे दिया है कि आपने सैलरी अर्न किया, आपने इनकम टैक्स पे किया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न किया, आपने टैक्स पे किया, आपने कैपिटल गेन किया, उस पर आपने टैक्स पे किया। तो इस प्रकार के जो टैक्स पेयर होते हैं वो नॉर्मल असेसी के कैटेगरी में आते हैं। या फिर कोई इंटरेस्ट, कोई पेनाल्टी, जैसे अभी पीछे डिस्कस किया हम लोगों ने 234 का ABC,
या फिर आपने कोई एक्सेस टैक्स पे कर दिया है, चाहे वो टीडीएस के कारण रहा हो या एक्सेस टैक्स कोई रीजन से पे हो गया हो और उसका आपने रिफंड क्लेम किया है, तो इस प्रकार के कैटेगरी के जो लोग होंगे वो आते हैं नॉर्मल असेसी के अंतर्गत। अब डीम्ड का मतलब ही होता है कि वो असेसी एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम उसे डीम करेंगे, डीमिंग सेक्शन है ये। वो कौन कौन से असेसी होते हैं, जैसे कि कोई डाइंग पर्सन है जो अभी बिस्तर पे है, वो मरने वाला है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओल्ड एज में आता है तो लोग डीड कर देते हैं, जो विल करते हैं कि मेरे बाद की प्रॉपर्टी किसके नाम से जानी है। तो अगर विल डीड एग्जिस्ट है तो जो एग्जीक्यूटर होगा या जो लीगल एयर्स होता है ये कहलाएंगे डीम्ड असेसी, क्योंकि इनकम इनके पास आती है। ठीक है, तो ये डीमिंग सेक्शन में डीम्ड असेसी माने जाते हैं। और जब विल ही न एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि भाई बहुत लोग विल नहीं बनाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, डिमाइज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो एल्डेस्ट सन होगा उस डिमाइज्ड या डेथ किए हुए पर्सन का, या कोई अदर लीगल एयर होता है, वो डीम्ड असेसी माना जाता है। अब मैं बात करूं जैसे कि कोई मान लीजिए पेंशनर है या कोई सैलरीड पर्सन है, मैं मान लेता हूं, और ड्यूरिंग द ईयर में उसने सैलरी अर्न किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फरवरी में एक्सपायर कर जाता है। रिटर्न तो मार्च के बाद ही जाएगा। अब वो पर्सन तो है नहीं जिसने इनकम अर्न किया, तो वो रिटर्न कैसे फाइल होगा, क्योंकि रिटर्न फाइल करना तो एक ऑब्लिगेशन था ही उसका। तो उस केस में क्या होता है कि जो उसका लीगल एयर्स होता है वो क्या करेगा, अपने गार्जियन के बिहाफ में वो रिटर्न को फाइल कर सकता है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं या माइनर्स भी होते हैं, माइनर्स चिल्ड्रन होते हैं, उन पर अगर कोई इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन आता है तो कौन पे करता है, तो वो तो पे करेंगे नहीं, क्योंकि 18 ईयर से बिलो पे पैन कार्ड तो बनता ही नहीं है। डिसेबल्ड है तो वो खुद ही अपना केयर नहीं कर पाता है, तो वो रिटर्न क्या फाइल करेगा। तो ऐसे केस में गार्जियन को डीम्ड असेसी माना जाता है। गार्जियन अपने पैन के थ्रू जो भी माइनर्स हो या जो डिसेबल पर्सन हो उसका टैक्स जमा कर सकता है। अब एनआरआईज की बात करें, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिनका काम ही है वो ज़्यादातर विदेश में रहते हैं, अगर कोई उनका एजेंट इंडिया में है वो इनकम रिसीव करता है और एनआरआई वो नहीं है, तो वो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स पे करेगा, उसको डीम्ड असेसी माना जाता है। वो एनआरआई के बिहाफ में अपने ओर से टैक्स जमा करेगा। मुझे लगता है कि नॉर्मल असेसी और डीम्ड असेसी में आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि गलती आपने किया। इनकम टैक्स में कंप्लायंसेस दिए हुए हैं, कंप्लायंस मतलब ड्यूटीज़ दिए हुए हैं कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखें कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि उनके जो सैलरी है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करके टाइम टू टाइम वो डिपॉजिट कर दे। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है एम्प्लॉयर तो उस पर पेनल्टी, पेनल प्रोविज़न लागू होता है। इस प्रकार से उसे हम असेसी डिफ़ॉल्ट कहते हैं। कंपनियों की बात करें तो कंपनी में प्रिंसिपल्स ऑफिसर होते हैं जिनका ये ड्यूटी होता है कि वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उस पर वो टीडीएस, इनकम टैक्स पे करें। सेक्शन 115 QA कहता है कि अगर वो टैक्स डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो उस पर पेनल प्रोविज़न से उन पे पेनल्टी लगती है, और ऐसे जो असेसी होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपने वो ड्यूटी, वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं किया जो इनकम टैक्स ने आप पर इम्पोज किया हुआ था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके काम का होगा। राम राम फ्रेंड्स।